हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। आज उसके अंदर हमारा 7th क्लास का 6th लेसन है, जो है जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मतलब कि जो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं, भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ही हम डिस्कस करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। पहले तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि भौतिक मतलब होता क्या है। भौतिक का मतलब होता है जो हमें दिखाई देता है, जो हमारे सामने है। ठीक है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के जो भौतिक गुण। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों भौतिक गुण कौन से हैं, जैसे कि रंग, आकार या उसका जो साइज है, उसके अंदर जो परिवर्तन होंगे वो कौन से होंगे, जिन्हें आप सीधी सी बात है, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं परिवर्तन होते हुए। कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जैसे इसके अंदर देखिए तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों कौन से हो गए? आकार, आमाप, रंग, अवस्था, जैसे ये इनके भौतिक गुणों के मतलब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और जी ये भौतिक परिवर्तन, इसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब कि पदार्थ, सिंपल सी भाषा है। मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, कोई भी एक जो लकड़ी है, लकड़ी से हमने मेज बना दी या कुछ और बना दिया, तो उसका भौतिक परिवर्तन है, न कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आगे हम पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन है जो हम अपनी आंखों से परिवर्तन होता हुआ देख सकें या हुआ हुआ देख सकें, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण कौन से होते हैं? मतलब कि आकार है या उसका जो साइज है, रंग है या उसकी अवस्था के अंदर जो परिवर्तन होंगे वो भौतिक परिवर्तन होंगे। इनके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। आगे देखिए रासायनिक परिवर्तन। आगे ये परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन, इन्हें हम अपनी आंखों से लगभग, मतलब कि ये मान लो कोई एक आधा परिवर्तन ऐसा होगा जिसे हम अपनी आंखों से होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अब पदार्थ की जो अंदर के जो गुण है, मतलब पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है, उनके अंदर चेंज होता है और इसके अंदर एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन कौन से हो गए? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। मतलब इस प्रक्रम के अंदर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनेंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा? मतलब जो पदार्थ की जो प्रॉपर्टी है, इंटरनल जो प्रॉपर्टी है, आंतरिक, उनके अंदर परिवर्तन होगा। जैसे कि दूध से दही का जमना, या मान लो कोई भी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जल मिला दिया। तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होंगे जिसके अंदर एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनेगा, और इन परिवर्तनों को लगभग हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन परिवर्तनों के अंदर क्या होता है? ये परिवर्तन पदार्थ की जो इंटरनल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और उसके बाद नया पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसे रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? अभिक्रिया होती है दो पदार्थों को आपस में मिलाने से कोई नया पदार्थ बनता है, या जो कुछ घटना होती है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया। जैसे देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना भी हमारे शरीर के अंदर क्या है? फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन। अंगूरों का जो किण्वन है वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब देखिए इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए। मैग्नीशियम को की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दी, तो इसने क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। आगे देखिए, भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनाती है। मतलब भस्म है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जल में मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना देती। तो कौन सा बना देती है वो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इनके सूत्र भी मतलब एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जब आप मान लो CTET या कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम देंगे, या सिंपल में भी पूछ ले सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, तो आपको याद रखना है कि MgOH(2). इनके जो सूत्र भी याद रखने और अभिक्रिया भी याद रखनी है आपने। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था अम्ल और क्षारक के अंदर, पिछले लेसन के अंदर, तो क्या होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। आगे देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट विलेन नीला थोथा
और लोहा क्या बनाते हैं, आयरन सल्फेट मिला बनाते हैं। मतलब कि ये इन्होंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया लोहे के साथ करवा दी, तो इन्होंने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट का विलेन बना दिया प्लस कॉपर। मतलब कि इन्होंने क्या किया, CuSO4 की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी, लोहे के साथ अभिक्रिया करवा दी, और इसके बाद में इन्होंने क्या बना दिया, कॉपर आयरन सल्फेट बना दिया। मतलब कॉपर सल्फेट का विलेन प्लस लोहे के साथ अभिक्रिया से क्या बन गया, आयरन सल्फेट का विलेन बन गया और कॉपर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच जो अभिक्रिया होगी तो उससे क्या क्या नए पदार्थ बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी का मतलब जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर। तो ये क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल। मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने के पानी की जो आप अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके बाद क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3 और जल क्या है, H2O। मतलब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इनके सूत्र याद रखने दोस्तों, चूने के पानी का जो सूत्र है वो क्या है, CaOH(2) कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, CaCO3 प्लस जल। जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूना के पानी दूधिया हो जाता है। मतलब देखिए दोस्तों, जब जो चूने का पानी है उस के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है, मतलब उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जैसे कि हमने पढ़ाई ऊपर। ये कोई, जैसे देखिए दोस्तों, ये चूने का पानी हो गया, इसके अंदर से हम जब CO2 गुजारेंगे तो क्या बना देगा, वो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाने से जो ये चूने का जो ये पानी था इसका रंग कैसा हो जाएगा, इसका रंग दूधिया हो जाएगा। और इसका जो ये रंग दूधिया होना किसको दर्शाता है, कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए दोस्तों, जैसे चूने के पानी के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने के बाद ये क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बनाएगा इसका जो रंग है फिर कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। और ये जो दूधिया रंग है इसका किस बात को दर्शाता है, कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने से एक नया पदार्थ भस्म बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भस्म बना देगा। आगे देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया में आयरन सल्फेट और कॉपर बनते हैं। मतलब कि हमने जो ऊपर अभिक्रिया देखी थी कॉपर सल्फेट की CuSO4 की लोहे के साथ, तो उन्होंने क्या बना दिया था, आयरन सल्फेट और कॉपर बनाया था। क्या बनाया था, आयरन सल्फेट और कॉपर बना दिया था। सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मतलब जब हमने सिरका और जो खाने का सोडा उसकी जो अभिक्रिया करवाई तो उसके अंदर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये सीधा पूछ लिया जाता है कि सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का एक अन्य उत्पाद है। मतलब कि जो औषधि जो दवाइयाँ हैं वे भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनती हैं। एक बार फिर देखिए दोस्तों, मैग्नीशियम को वायु के साथ जब अभिक्रिया करवाई तो एक नया पदार्थ भस्म बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर सल्फेट की जब हमने लोहे के साथ अभिक्रिया करवाई तो आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया। सिरका और खाने के सोडे की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। औषधि भी एक रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए दोस्तों, उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कि जो ये हमारे डेली लाइफ के जो ये पदार्थ हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कोई भी डिटर्जेंट है, सफाई का जो भी ये साबुन हो गया, ये जो जितने भी पदार्थ हैं ये जो बनाए जाते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, न कि भौतिक अभिक्रिया के द्वारा। भौतिक अभिक्रिया तो वे होती हैं जिनके अंदर पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर चेंज हो जाता है, जैसे रंग आकार साइज और
इसके अंदर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो इसके अंदर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और इसकी जो गुणों के अंदर परिवर्तन होता है, मतलब कि जो पदार्थ के आंतरिक गुण हैं उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रिया में और कौन सी घटनाएं हो सकती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य प्रकाश के विवरण बाहर निकलना तथा अन्य अनुचित होना। मतलब ये देखिए दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर नए पदार्थों के अतिरिक्त ऊष्मा भी निकल सकती है, ऊष्मा निकल सकती है, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, मतलब कि जो उसकी परावैंगनी किरणें हैं निकलना अथवा अनुवसित करना, मतलब कि निकल सकती हैं और ले सकते हैं प्रकाश। और इसके अंदर ध्वनि पैदा हो सकती है, मतलब कि रासायनिक जो भी क्रिया उसके अंदर ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा हो सकती है। गंध में परिवर्तन हो सकता है अथवा नई गंध भी उत्पन्न हो सकती है। क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर गंध जो थी पदार्थ की उसके अंदर परिवर्तन हो सकता है, अर्थात नई गंध भी हो सकती है, और रंग के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई नई गैस भी बन सकती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई नई गैस भी बन सकती है, रंग के अंदर भी परिवर्तन हो सकता है, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है, और गंध है उसके अंदर भी परिवर्तन हो सकता है। किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें सदैव ऊष्मा निकलती है। मतलब कि कोई भी पदार्थ जल रहा है, जलता किसकी उपस्थिति के अंदर है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर। तो जलना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। अब ये पूछ ले कि जलना रासायनिक अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, इसलिए नए पदार्थ बनते हैं। ये कैसी है अभिक्रिया? है रासायनिक अभिक्रिया। आगे देखिए दोस्तों, ओजोन परत। ओजोन परत क्या होती है दोस्तों? ये हमारे जो वायुमंडल है इसके अंदर एक परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी जो जीव हैं जो पृथ्वी के ऊपर उनकी रक्षा करती है। अगर ये जो ओजोन परत ना हो तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें उनके कारण जो ये जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं इनको त्वचा से संबंधित कैंसर हो सकता है। तो देखिए एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। यह हमें सूर्य के प्रकाश से उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बताती है। मतलब कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे कौन बचाती है? ओजोन परत। ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। मतलब जब जो ये पराबैंगनी किरणें ओजोन के ऊपर आती है तो ओजोन इनको अवशोषित कर लेती है, मतलब कि खुद के अंदर समा लेती है या सोख लेती है और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देती है, मतलब कि और ऑक्सीजन के अंदर इनको बदल देती है। देखिए, ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित नहीं करती तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। अगर ये बोल रहा है कि अगर ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करती तो ये जो किरणें हैं ये पृथ्वी पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। आगे देखिए दोस्तों, लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना कैसा परिवर्तन है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे का जंग लगना। तो देखिए दोस्तों, ये कब होता है रासायनिक परिवर्तन और कैसे होता है लोहे का जंग लगना? ये एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता। जंग लगना क्या है? ये जो है जंग लगने के बाद लोहे की जो वस्तु है उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो आप देखिए दोस्तों कैसे होता है। लोहा जो है ऑक्सीजन और जल के साथ भी क्रिया करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड, FeO3। ये आपको सूत्र भी याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या है? FeO3। क्या होता है दोस्तों? जैसे ये लोहे की कोई चीज़ है, ये जो हमारी वायु है, वायु के अंदर ऑक्सीजन भी होती है और वायु के अंदर आपको पता है जलवाष्प के कण भी होते हैं। तो इनसे ये जो अभिक्रिया करके लोहे की जो परत है वो क्या बना देती है? जंग बना देती है। ठीक है दोस्तों, तो जंग लगना क्या है? लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया तो क्या बना देगी? आयरन ऑक्साइड बना देगी। आगे देखिए दोस्तों, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब हमने पढ़ा कि जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है और जल या जलवाष्प की भी आवश्यकता है। तो आगे देखिए, लोहे को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही जंग की रोकथाम की जा सकती है। इसका सरल उपाय उस पर पेंट या ग्रीज मतलब क्या है कि ऑक्सीजन को लोहे को ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आने से रोककर ही जंग लगना
मतलब क्या है कि जंग कब लगेगा, जब लोहा किसके संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन और जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तभी उसको क्या लगेगा, जंग लगेगा। और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसे रोका जा सकता है पेंट करके। मतलब कि जो लोहे की जो सरफेस है या परत है ऊपर वाली, उसके ऊपर पेंट करके उसका सीधा संपर्क फिर वायु और जल से ना होगा, तो उसे क्या क्या किया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता। लोहे पर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी धातु की परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जा सकता। मतलब कि जो लोहा है उसके ऊपर क्रोमियम और जस्ता की परत चढ़ाकर किससे बचाया जा सकता है, जंग लगने से बचाया जा सकता है। किसकी परत, क्रोमियम अथवा जस्ता की परत चढ़ाकर। यह सदलेपन क्या होता है दोस्तों, ये आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, जैसे कि हमने पढ़ा क्रोमियम और जस्ता। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम है, मतलब ये मान लो ये कोई लोहे की परत है, इसके ऊपर जिंक की परत, ये हमने जो मान लो जिंक की परत चढ़ा दी, इस जो प्रक्रम है इसको क्या बोलते हैं, ये सदलेपन या गैल्वेनाइजेशन। मतलब मैक्सिमम तो आपको ये मिलेगा। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। आगे देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील लोहे के बर्तन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगता। मतलब स्टेनलेस स्टील लोहे में बर्तन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम। स्टेनलेस स्टील का जो लोहा है उसके अंदर क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुएं मिलाकर बनाया जाता है ताकि उसके अंदर जंग न लगे। आगे देखिए दोस्तों, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। यह होता है कि किसी भी पदार्थ के विलय से उसके शुद्ध रूप को प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। मतलब ये मान लो कोई विलय है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर से उस पदार्थ का शुद्ध रूप, मान लो ये विलय है नमक और जल का, तो इसके अंदर, इस विलय के अंदर से नमक निकालने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलय से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती, यानी किसी भी पदार्थ के विलय से उसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। यह एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब कि ये जो परिवर्तन है क्रिस्टलीकरण, रासायनिक परिवर्तन नहीं, भौतिक परिवर्तन। तो अब दोस्तों हम इसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है किसका है, भौतिक परिवर्तन का, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। आगे देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या क्या बदले जाते हैं, आकार, आमाप, रंग अथवा अवस्था। मतलब जैसा कि हमने पढ़ा था, जो भौतिक परिवर्तन है उसके अंदर आकार, रंग, आमाप और अवस्था दोनों ही बदल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए दोस्तों, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। मतलब जो उच्च वायु होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है 16.4%। कितनी होती है, 16.4%। लेकिन जो हमारे वातावरण के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है, 21%। कितनी होती है, 21%। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। लोहे को जंग लगना, भोजन का पकना, ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना भी रासायनिक परिवर्तन, फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन, और लोहे को जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है। जो परिवर्तन है वो किस कारक पर निर्भर करता है, अवस्था में परिवर्तन, रचना में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। मतलब अगर इनमें से किसी के अंदर भी परिवर्तन हो गया तो मान लो उसके अंदर परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस कारक पर निर्भर करता है, अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, या उसकी रचना के अंदर परिवर्तन हो। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का दूध से दही बनना रासायनिक, कागज का गीला होना नहीं, कागज का जलना ये भी रासायनिक है, कागज का गलना सड़ना ये, कागज का गीला होना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो आगे देखिए दोस्तों, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि लोहा जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है, फेरिक आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो इसके लिए क्या क्या जरूरी है, ऑक्सीजन और नमी। तो बी और सी। आगे देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज।
तो इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। आगे देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है। वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का आमाप बदलना, नए पदार्थ की उत्पत्ति। मतलब कि जो बिल्कुल सही पहचान वो तो क्या है कि नया पदार्थ बनेगा। आमाप, रंग और ये तो किसके अंदर भी बदल सकते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंदर भी बदल सकते हैं। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, वाष्पन के द्वारा। जैसे कि ये मान लो समुद्र के जल को काफ़ी इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद उस जल को छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे जल तो जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता जाता है और जो नमक है वो नीचे रह जाता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल से नमक अलग किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो वाष्पन विधि। देखिए दोस्तों, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है, मतलब वर्षा ऋतु। लोहे को जंग लगने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, नमी और वायु की। नमी किसके अंदर होगी, वर्षा ऋतु के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आयरन की लोहे में जंग लगना रासायनिक है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक है, एक फल का पकना भी रासायनिक है। तो आयरन की ताप क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। आगे देखिए, लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किसके रवे क्रिस्टलीकरण प्राप्त नहीं किए जा सकते। मतलब किसके जो क्रिस्टल हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते, कार्बन के क्रिस्टल प्राप्त नहीं किए जा सकते। आगे देखिए दोस्तों, आयरन सल्फेट का रंग कैसा होता है। आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। समुद्री जहाज़ों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उनमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता। ये वे हर समय पानी में रहते हैं। समुद्री जल लवणीय होता है और जिससे जंग जल्दी। बी और सी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं और जो क्या है, समुद्री जल लवणीय होता है। आगे देखिए, अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जंतुओं की मांसपेशियों के अंदर। अवायवीय श्वसन क्या होता है दोस्तों, ये हम आगे पढ़ेंगे। अवायवीय श्वसन के अंदर होता है वह श्वसन जो मतलब जब जो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाओं के अंदर जो भोजन है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के जो उसका विखंडन होता है उससे ऊर्जा और लैक्टिक अम्ल पैदा होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये किसके अंदर होता है, हमारी मांसपेशियों के अंदर होता है अवायवीय श्वसन के कारण, जिससे हमारे पैरों के अंदर ऐंठन हो जाती है। और इससे ठीक कैसे किया जा सकता है, गर्म पानी से स्नान करके और शरीर की मालिश करके। गर्म पानी के स्नान और शरीर की मालिश से इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर का जो है रक्त संचरण बढ़ जाएगा और जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी थी जिसके कारण लैक्टिक अम्ल पैदा हुआ था शरीर के अंदर, वो जो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी और लैक्टिक अम्ल खत्म हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, समुद्र के पानी का वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है। तो ये हमने बताया था कि नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया इसके अंदर क्रिस्टलीकरण है। समुद्र के पानी की वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है, क्रिस्टलीकरण। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारा MCQ और ये था हमारा आज का चैप्टर। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।